आज ही क्रेडिट पॉलिसी आई है, उस पॉलिसी पर कोई रिएक्शन आप देना चाहेंगे? पॉलिसी एक्सपेक्टेड लाइन पे ही था, सब लोग यही एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अब रेट हाइक ज़्यादा नहीं होगा यहाँ से। ज़्यादातर ये देखना ज़रूरी है कि इन्फ्लेशन 5% के नीचे कब कब आ जाता है, ताकि हमको ये पता चले कि आगे इंटरेस्ट रेट कब गिरने का इंडिकेशन आ रहा है। क्योंकि इंटरेस्ट रेट जब भी नीचे आएगा तब से आपको एक अलग मोमेंटम दिखेगा मार्केट में, जो हम यूजुअली देखते हैं इन अ फॉलिंग इंटरेस्ट रेट सिनेरियो। मुझे लगता है कि सेकेंड हाफ ऑफ दिस ईयर में हमको पहला रेट कट दिखना चाहिए। जी, तो रेट कट आएगा तो उसके चलते हमारे स्टॉक मार्केट्स पर किस तरह का इम्पैक्ट आएगा? क्या वो बैंकिंग सेक्टर के लिए नेगेटिव होगा, जो हाल में थोड़ा एक मोमेंटम के अंदर रहा है? अब वापस, चूंकि बैंकिंग सेक्टर जो सबसे बड़ा सेक्टर एक तरह से हम कह सकते हैं इंडियन मार्केट्स का, जहां पर ज्यादातर लोगों के 1/3 पोर्टफोलियो होते हैं, वहां पर मोमेंटम बना रहा है और उसका पूरा असर हमें मार्केट के अंदर भी दिखा है। अगर आउटलुक ये है कि थोड़े समय के बाद रेट कट शुरू होने वाला है, तो जब रेट बढ़ रहे थे उसका फायदा बैंकिंग को मिला, क्या रेट घटने के चलते उसका कोई इम्पैक्ट आता हुआ आप देखते हैं, और उसके चलते पोर्टफोलियो को पहले से आप प्रीएम्प्ट करेंगे कहीं पर अपने? राजीव जी, अगर आप देखोगे लास्ट 10 साल का हिस्ट्री, तो जो बड़ी प्राइवेट सेक्टर बैंक्स है, मैं उनकी बात करूंगा, उनका नेट इंटरेस्ट मार्जिन, मतलब कि उनके जो मार्जिन्स होते हैं वो स्टेबल है, भले इंटरेस्ट रेट ऊपर हो या नीचे हो। तो जब तक कि वो नेट इंटरेस्ट मार्जिन स्टेबल है, फर्स्ट थिंग, और दूसरा रिटर्न ऑन एसेट, अगर रिटर्न ऑन एसेट जो प्राइवेट सेक्टर बैंक का अब 2% हो चुका है, बहुत सारे पीएसयू बैंक का 1% हो चुका है, जब तक ये दोनों नंबर को इम्पैक्ट नहीं होता है, क्योंकि जब इंटरेस्ट रेट नीचे आता है तो आपका सेविंग्स का भी नीचे आता है, आपका लायबिलिटीज का भी नीचे आता है, असेट का भी आता है। आपको ये देखना पड़ेगा कि कितना जल्दी वो रीबैलेंस कर पाते हैं बैंकिंग। मुझे नहीं लगता है कि आउट एंड आउट बैंकिंग पे इतना बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा। हाँ, बट मैं ये बोल सकता हूँ कि जब इंटरेस्ट रेट पीक होने लगता है ना, तभी तभी एनबीएफसी को ज़्यादा फायदा होता है। बट इन अ फॉलिंग इंटरेस्ट रेट सिनारियो, अगर नेट इंटरेस्ट मार्जिन मेंटेन कर पाई सब बैंक्स, तो उनको कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। ज़्यादातर ये देखना होगा कि ये जो इंटरेस्ट रेट जब बढ़े, तब उनकी जो बैलेंस शीट बढ़ी है, तब उन्होंने जो नई लोन्स दी है, क्या वो अच्छी क्वालिटी में है कि नहीं है, कि एक नया एनपीए का साइकिल ऑलरेडी क्रिएट हो चुका है। ये देखना बहुत ज़रूरी होगा इन द नेक्स्ट 2 to 3 years। वही हिसाब से स्टॉक स्पेसिफिक कॉल लिया जाएगा। पूरे सेक्टर को आप एक ब्रैकेट में नहीं डाल सकते हो। जी, तो ओवरऑल अभी मार्केट आउटलुक क्या आपका है? क्या जिस तरह का एक मोमेंटम पूरे बाजार में भी है, वो मोमेंटम अभी आपको कुछ समय तक चलता हुआ दिख रहा है, या कहीं पर आपको लगता है कि इसमें कोई एक ब्रेक आ सकता है? मुझे फिलहाल स्क्रीन देख के ऐसा लग रहा है, जो हमारे पास इंडिकेटर्स है वो देख के ऐसा लग रहा है कि थोड़ा एग्जॉशन है स्क्रीन पे। थोड़े इंडिकेटर्स ऐसा दिखा रहे हैं कि थोड़ा हीट अप हो चुका है मार्केट, थोड़ा कूल ऑफ होने की ज़रूरत है। बट ओवरऑल हमको लगता है कि नेक्स्ट 6 महीना, 12 महीना, 2 साल, ऐसा कोई लंबा व्यू लेके जो चल रहा है, उसको यहाँ से पैसा बनाने में दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि हमने लास्ट 18 महीना मार्केट में कंसोलिडेशन देखा है, टाइम कंसोलिडेशन देखा है, बहुत सारे सेक्टर में प्राइस कंसोलिडेशन भी देखा है। तो जहाँ जहाँ अर्निंग स्ट्रांग है, जहाँ जहाँ आपका रिस्क रिवॉर्ड आपके फेवरेबल है, वो सब कंपनीज को ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। तो बाय ऑन डिप वाला मार्केट अब बन चुका है। जी, उसमें कोई सेक्टोरल बायस आपका रहेगा, ना सिर्फ एक्टिव मोमेंटम फंड में, बल्कि आपके ओवरऑल जो अलग अलग सारे फंड्स हैं, उन सबको देखते हुए क्या आपके फंड हाउस का अभी कोई सेक्टोरल बायस है? नहीं, हम सेक्टोरल बायस नहीं रखते सर। हमारा जो लॉन्ग ओनली बाय एंड होल्ड पोर्टफोलियो है, वहाँ हम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस अर्निंग्स और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड को देते हैं। तो जो कंपनी ने अच्छी अर्निंग्स दिखाई है लास्ट 12 महीने में, जहाँ हमारा व्यू है कि नेक्स्ट 12 से 24 महीने में अर्निंग स्ट्रांग रहेगी, बट अच्छा खासा प्राइस करेक्शन दिया है, एंड जहाँ रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है, जैसे मैंने आपको कहा, वहाँ हम लोग का ओवरवेट है। मैं कोई पर्टिकुलर कंपनी या पर्टिकुलर सेक्टर के बारे में कमेंट नहीं करूंगा, बट आप अगर हमारे फैक्ट शीट देख लो तो आपको समझ आ जाएगा कि हमने कैसे अपने आप को पोजीशन किया है फॉर द नेक्स्ट 2 to 3 years। जी, अच्छा, हमारे दर्शक जो लाइव हमें देख रहे हैं हमारी इस बातचीत को, उनमें से कुछ लोगों ने अपनी टिप्पणियां या अपने कुछ सवाल रखे हैं। मैं वो सवाल आपके सामने रखता हूँ, जितना आपको रेगुलेटरी तरीके से अपने रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के अंदर आप जवाब दे सकते हैं, जितना आप कंफर्टेबल होंगे उसी हिसाब से आप जवाब दें। जैसे हमारे एक दर्शक हैं संकल्प पाटिल, वो पूछ रहे हैं कि लॉन्ग टर्म एग्जाम्पल अगर लें, तो जैसे 5 साल का,
तो उसमें सीएजीआर किस तरह का एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ये शायद पूरे मार्केट के संदर्भ में पूछ रहे हैं। निफ्टी में लास्ट 2005 से जो 2023 का डेटा मेरे पास है एनएससी का, निफ्टी 50 ने 12% कैगर दिया है, 12.5% कैगर टू बी वेरी प्रिसाइज, 12.48% के आसपास का कैगर दिया है निफ्टी ने। मुझे लगता है कि ये जो लास्ट 15 साल इंडिया का था, तो 15 साल पहले इंडिया एज अ स्टॉक इन द ओवरऑल वर्ल्ड मार्केट वाज अ मिड कैप। अब इंडिया लार्ज कैप बनने लगा है। अब इंडिया एज अ स्टॉक लार्ज कैप बनने लगा है इन द ग्लोबल सिनेरियो। बहुत हमको ऐसा लगता है कि यहाँ से अगर हमको 10 के 12% कैगर मिल गया नेक्स्ट 5 साल में तो बहुत अच्छा होगा। इसके लिए आपको ऐसी कंपनीज ढूंढनी पड़ेगी जो फिलहाल अभी भी मिड कैप है इन द लार्ज कैप ऑफ द कंट्री। अगर इंडिया एक लार्ज कैप बन गया, बट ऐसे बहुत सारे पॉकेट्स है, बहुत सारी कंपनीज है जो अपने अपने सेक्टर की लीडर है, बट अभी फिर भी या तो स्मॉल कैप है या मिड कैप है। वहाँ आपको सबसे बड़ा अपॉर्चुनिटी मिल सकता है कि जहाँ पर एक आप ज़्यादा कैगर ले सकते हो। बट अगर आप ओवरऑल निफ्टी एज अ इंडेक्स की बात करते हो तो हमको 10 से 12% कैगर दिखता है नेक्स्ट 5 साल में। जी, आपके इस जवाब से मुझे लगता है कि आपके पूरे फंड पोर्टफोलियो के अंदर मिड कैप और स्मॉल कैप पर थोड़ा इंडस्ट्री एवरेज से ज्यादा वेटेज रहेगा। सर, जो टॉप डाउन अप्रोच है, जहाँ मैंने बोला कि हेक्सासेल टेस्टेड है, हम ये नहीं देखते कि वो मिड कैप है कि स्मॉल कैप है। हम टॉप डाउन अप्रोच में कंपनी की जो छह पैरामीटर्स पे उसको एनालाइज करते हैं, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, अर्निंग्स, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड के कितना वो कैगर दे सकता है अर्निंग्स में। हम ये देखते हैं कि उसका कैश फ्लो कितना स्ट्रांग है, उसकी बैलेंस शीट कितनी स्ट्रांग है। ये सब देख के जो 25% के ऊपर कैगर देती है, हम सिर्फ वो कंपनी में इन्वेस्टेड है। तो मेरे जो पहला पोर्टफोलियो है फ्लेक्सी कैप, जो मेरा फ्लैगशिप पोर्टफोलियो है, आज जब सबसे ज़्यादा एयूएम भी मेरा वहीं पर है, वहाँ पर मेरा 55% होल्डिंग लार्ज कैप है सर। बाकी का मिड और स्मॉल कैप है, जस्ट टू गिव यू अ नंबर। जी बट जो मेरा जी दूसरा पोर्टफोलियो है ईएलएसएस, जिसमें 3 साल का लॉक इन है, जहाँ पर कंपलसरी 3 साल के लिए लोगों को इन्वेस्टेड रहना है, वहाँ पर 80% मिड कैप है, 20% स्मॉल कैप है, वहाँ लार्ज कैप नहीं है। तो हम जो भी जी ऑफरिंग करते हैं क्लाइंट्स को, वो सेम ऑफरिंग नहीं करते। हम ऐसा कुछ ट्राई करते हैं कि हम एक नया कट एंड कॉम्बिनेशन दे पाए नई कंपनीज का, ताकि उनके लिए एक नई स्ट्रेटेजी उनके पोर्टफोलियो में आए। सेम कंपनी सेम स्ट्रेटेजी हम अलग अलग नाम से नहीं निकालते एचएम को। जी। और लगभग इसी तरह का एक सवाल सुनीता जी का है, और उन्होंने भी समझना चाहा है कि अगर कोई 10 साल के लिए निवेश करता रहे 5,000 रुपए हर महीने, तो किस तरह का रिटर्न एक्सपेक्टेड रखा जा सकता है और किस तरह की अर्निंग हो सकती है। ऑब्वियसली आप कोई फॉरवर्ड लुकिंग स्टेटमेंट नहीं दे सकते हैं, लेकिन तो इन जनरल अगर आप इसे भारतीय बाजार के संदर्भ में या इंडियन म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के संदर्भ में इस सवाल को लें, तो कोई भी व्यक्ति समझना चाहेगा जो नया आ रहा है इस बाजार में, उसे एक अंदाजा चाहिए कि अच्छा ठीक है, मैं 5,000 रुपये हर महीने डालूं तो कितना पैसा बनेगा। सुनीता जी, आपको ऐसे देखना पड़ेगा, अगर आप लार्ज कैप में इन्वेस्टेड रहोगे 10 साल के लिए, तो लार्ज कैप आपका निफ्टी के आजू बाजू में 10 से 12%, मैक्सिमम 15% कैगर देगा। अगर आप 10 साल के लिए मिड कैप या स्मॉल कैप में रहोगे तो डेफिनेटली आपका वॉलेटिलिटी ज़्यादा रहेगा, आपका थोड़ा रिस्क ज़्यादा रहेगा, बट वहाँ पर आपका चांसेस ऑफ मेकिंग यू अ हायर कैगर इज बेटर। लेकिन ये दोनों स्ट्रेटेजी में आपको प्लीज़ क्वालिटी को समझना पड़ेगा और क्वालिटी में इन्वेस्टेड रहना पड़ेगा। अगर 10 साल के लिए हो तो इसका मतलब ऐसा नहीं है कि आप कोई भी कंपनी ले लोगे स्मॉल कैप और माइक्रो कैप में और 10 साल रुकोगे, तो वो पहले वाला जमाना नहीं है कि आपने 10 साल लगा दिया तो पैसा। अब कंप्लीटली क्वालिटी और वैल्यू दोनों चेक करना पड़ेगा, कंपनी का कॉर्पोरेट गवर्नेंस चेक करना पड़ेगा, फिर ही आप डिसाइड कर सकते हो कि 5 या 10 साल के लिए आपको कौन से कंपनीज में इन्वेस्टेड रहना है। बट डेफिनेटली लार्ज कैप से ज्यादा हमको मिड कैप में दिखता है कि ज्यादा पैसा बन सकता है। जी बिल्कुल, खास करके मिड कैप और उससे भी ज़्यादा स्मॉल कैप में ये ज़रूर ध्यान रखना चाहिए कि अगर आप किसी शेयर के साथ 5 साल या 10 साल रह गए, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आपका पैसा एक्स परसेंटेज से बढ़ेगा ही। ये भी हो सकता है कि आपका पैसा ज़ीरो हो जाए। डिपेंड करता है कि क्वालिटी कैसी है कंपनी की, उसकी मैनेजमेंट स्ट्रेंथ क्या है, किस तरह की बिज़नेस स्ट्रैटेजी के साथ, किस तरह के बिज़नेस मॉडल के साथ वो काम कर रहे हैं, और वो मैनेजमेंट ईमानदार कितना है या कॉर्पोरेट गवर्नेंस कितना है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, और इसीलिए म्यूचुअल फंड के जरिए जब आप आते हैं तो फंड मैनेजर वो सारी चिंताएं अपने सिर पे ले लेता है। सीधे शेयर बाजार में वो चीजें, वो सारे जोखिम आपको खुद उठाने पड़ते हैं। एक और चीज यहाँ पे जोड़ना चाहूंगा, जो दर्शक नए हैं, अब जैसे विराज जी ने बार बार कहा कैगर या सीएजीआर,
वो क्या होता है, जैसे एक छोटा सा उदाहरण सोच लीजिए कि अगर कैसे काम करता है कि आपने एक महीने, मान लीजिए एक साल में आपका 100 रुपया जो है वो बढ़ के 110 रुपया हो गया। अगले साल 100 रुपए पर नहीं बढ़ेगा, बल्कि 110 रुपए पर आगे 10% जुड़ेगा, यानी 110 का 10% 11 रुपया। अगले साल 10 रुपया नहीं जुड़ेगा, अगले साल 11 रुपया जुड़ेगा। तो इस तरह से वो आपका कंपाउंडिंग होते रहता है, यानी पैसा आपका लगातार बढ़ते जाता है। कैगर का वो एक समझना बेसिक कॉन्सेप्ट जरूरी है। अच्छा तो यही चीज में एक और चीज, राजीव जी इफ यू अलाउ मी, यही चीज में अगर 1 रुपया 26 टका कैगर से बढ़े तो आपका 11 रुपया हो जाता है 11वें साल में। जी, दैट इज द थंब रूल। और इसको 8 वंडर ऑफ द वर्ल्ड भी बोलते हैं कंपाउंडिंग मशीन को। बहुत लोग जी, इसको बिल्कुल। 8 वंडर ऑफ द वर्ल्ड बोलते हैं, जहाँ आपका 1 रुपया 11 रुपया हो जाएगा 11 साल में, अगर वो 26 टका कंपाउंडिंग वाला मशीन आपने ढूंढ लिया तो। इंडिया में जी, ऐसे बहुत सारी कंपनीज है जिसने लास्ट 11 साल में 26 टका कंपाउंडिंग दिया है। आपको नेक्स्ट 11 साल के लिए उसको आइडेंटिफाई करके इन्वेस्ट रहना पड़ेगा। बिल्कुल। अच्छा, एक सवाल अक्षय जी का है आपके इसी फंड के बारे में, एक्टिव मोमेंटम फंड के बारे में, और ये समझना चाहते हैं कि क्या आपके फंड में ज़्यादा टर्नओवर रेशियो या हाई चर्निंग रेशियो होगा, और उसके चलते क्या एक्सपेंस रेशियो ज़्यादा होगा? जो हमारा बैक टेस्टेड डेटा है वो ये सजेस्ट करता है कि हमारे जो विनिंग ट्रेड्स है वो 1 साल 10 महीने के लिए रहते हैं हमारे पास। जो हमारे लूजिंग ट्रेड्स है वो 6 से 9 महीने के बीच में रहते हैं। एवरेज होल्डिंग 1 साल 3 महीने का है। तो ऐसा भी नहीं कि रोज लिया रोज बेचा, वैसा वाला भी कम, ये वैसा वाला स्ट्रेटेजी नहीं है। यहाँ हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन सा ऐसा कंपनी प्राइस परफॉर्मेंस ऐसा दिखा रहा है कि यहाँ से वो 1 2 से 3 साल तक अच्छा खासा कैगर दे पाए। तो जी, ऐसा तो चर्निंग ऑब्वियसली जो आपका बाय एंड होल्ड स्ट्रेटेजी उससे थोड़ा ज्यादा रहेगा। बट अगेन क्योंकि ये स्ट्रेटेजी में हायर कैगर एक्सपेक्टेड है, तो आपका वो इट विल टेक ऑफ ऑल द एक्सपेंसेस। जी। अच्छा विराज जी, अब इस चर्चा को यहाँ समेटेंगे। अंत में कोई एक बात जो आप अपनी ओर से जोड़ना चाहते हो? मैं सिर्फ ये जोड़ना चाहता हूँ कि मोमेंटम एज अ स्ट्रेटेजी इंडिया में नया है। बहुत सारे इंटरनेशनल एग्जाम्पल्स है जो बहुत अच्छा कर रहे हैं दुनिया में। थोड़े स्मॉल केसेस भी है इंडिया में, थोड़े पीएमएस है, थोड़े एआईएफ है जो ये स्ट्रेटेजी पे काम कर रहे हैं। बट ये ज़्यादा टैक्स एडवांटेज है टू ब्रिंग दिस टू द म्यूचुअल फंड स्पेस, क्योंकि पास थ्रू इंस्ट्रूमेंट है। 15 से 29 जून का ये एनएफओ है। अगर कोई चाहता है कि अगर ये मोमेंटम स्ट्रेटेजी को कैप्चर करना चाहता है एक्टिव तरीके से, तो सिर्फ ये ही टाइम फ्रेम में हम पैसा लेंगे। उसके बाद हम सब्सक्रिप्शन रोक देंगे टिल फर्दर नोटिस। और एक और चीज, अगर आप मोमेंटम स्ट्रेटेजी खेलना चाहते हो तो मैक्सिमम 15 से 20 टका आपके पूरे पोर्टफोलियो का ही सिर्फ मोमेंटम में होना चाहिए। बाकी का 80 रुपया आप जो लॉन्ग टर्म के लिए लगा रहे हो वही होना चाहिए। एंड विथ ऑल द डिस्क्लोजर, हम ये चाहते हैं कि आप ये समझो कि मोमेंटम एज अ स्ट्रेटेजी कितना आउट परफॉर्म कर सकता है, बट उसके साथ वो अपना वॉलेटिलिटी भी लाता है। और जिसका वो स्टमक है वॉलेटिलिटी लेने का, सिर्फ उन्हीं इन्वेस्टर को इसमें आना चाहिए। जी, ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आप मोमेंटम को खेलना चाहते हैं तो उसके साथ जो उतार चढ़ाव आता है, जैसे आप सागर की लहरों पे जाएं तो लहरें जब ऊपर नीचे होती हैं तो देखने में बड़ा मज़ा आता है, लेकिन उसको झेलने का अपने अंदर दमखम भी होना चाहिए। अगर वो नहीं है तो फिर सागर की लहरों में उतरने का कोई फ़ायदा नहीं है। फिर आप मतलब उस खेल में ना उतरें, वो बेहतर है। और पोर्टफोलियो का 15% इससे ज़्यादा नहीं रखना चाहिए इस तरह के स्ट्रैटेजी में, ये विराज साफ साफ आपको कह रहे हैं। तो इस बात को जरूर ध्यान रखें। लेकिन आपने कहा कि एनएफओ के बाद आप सब्सक्रिप्शन रोक देंगे, तो क्या मतलब ये तो ओपन एंडेड फंड ही होगा ना? ये ओपन एंडेड फंड है, एग्जिट पॉसिबल है, बट हम एंट्री रिस्ट्रिक्ट करेंगे टाइम टू टाइम। अच्छा, यानी आप हर समय इसको खोल करके नहीं रखेंगे नए नहीं, सब्सक्रिप्शन के लिए, नहीं, नए एप्लीकेशन के लिए? जी, नहीं होगा। जी। क्या वो इसलिए कि आपको जो पैसा आ रहा है, मतलब आपको रोज रोज का फ्लो नहीं चाहिए, रोज रोज की कॉल्स नहीं लेनी है? एक वो है, दूसरा ये है कि ये स्ट्रेटेजी एक पर्टिकुलर अमाउंट पे वर्क करता है। जी, रोज का रोज पैसा आएगा तो ये स्ट्रेटेजी चेंज हो जाएगी, पहली चीज। दूसरी जी, चीज, ये एक एंट्री और एक एग्जिट पॉइंट के लिए वर्क करता है। तो बिटवीन दैट एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट रोज अगर पैसा आ जाए तो जो पहले वाला पैसा है उसका उसका जो कैगर है वो लेके जाएगा। एंड थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट, मार्केट में जो भी मोमेंटम आता है बाउट्स में आता है। सो वो बाउट में जब आएगा तो फिलहाल मोमेंटम आपको मिड और स्मॉल कैप में दिख रहा है, लार्ज कैप में फिलहाल नहीं दिख रहा है।
बट जब लार्ज कैप में आएगा तो बड़ा अमाउंट ले सकते हैं। सो एक्चुअली दिस स्ट्रेटेजी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनेट टू द अमाउंट ऑफ मनी। इसके लिए अमाउंट को रिस्ट्रिक्ट करना जरूरी है। ये स्ट्रेटेजी अलग तरीके से, सॉरी फॉर द एनालॉजी, लेकिन ये वो सूर्य कुमार यादव को पीछे सिक्स मारने वाला स्ट्रेटेजी है। उसके लिए वी पीछे है, वी आगे नहीं है, आगे भी सिक्स लगता है। बट इन दिस स्ट्रेटेजी इट इज प्लेड डिफरेंटली। सो इसको अलग तरीके से आपको देखना बहुत जरूरी है। जी विराज, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने समय निकाला इस बातचीत के लिए, और बहुत शुभकामनाएं आपको अपने इस नए फंड के लिए। आशा करते हैं कि आप इस फंड के माध्यम से निवेशकों के लिए अच्छा वेल्थ क्रिएशन करके दिखाएं, और आशा है कि आपसे जल्दी ही फिर बात होती रहेगी। फिलहाल अभी इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। नमस्कार। थैंक यू राजीव जी, थैंक यू एवरीवन।